हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। आज इसमें हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट फोर्सेस? तो कहते हैं ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट are considered as concurrent forces। माना कि फोर्सेस हैं F1, F2, F3, एक ही पॉइंट P पे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ये फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या? कॉन्करेंट फोर्सेस। तो एक ही पॉइंट पे ऐसे 3, 4, 5, 6 कुछ भी फोर्सेस काम कर सकते हैं, और वो एक ही पॉइंट पे काम कर रहे हैं फोर्सेस हैं, इसलिए उनको एक साथ अगर हम नाम लेने की कोशिश करेंगे तो कॉन्करेंट फोर्सेस कहेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर एक ही पॉइंट पे कई फोर्सेस काम कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पर नेट इफेक्ट एक ही फोर्स का आता है, वो उन सबका रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? उन सबका रिजल्टेंट होता है। एक ही पॉइंट पे कई फोर्सेस काम कर रहे हैं तो अलग अलग फोर्सेस की डायरेक्शन में तो वो पॉइंट मूव करेगा नहीं। अगर वो पॉइंट मूव करने के लिए फ्री हुआ तो अलग अलग फोर्सेस के डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, एक न्यू डायरेक्शन में मूव करेगा। वह न्यू डायरेक्शन उन फोर्सेस के रिजल्टेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। मीन्स एक ही पॉइंट पे ढेर सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं तो हमको इंडिविजुअली स्टडी करने से जब बेटर उन फोर्सेस के रिजल्टेंट की स्टडी करके हम पॉइंट के बारे में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे। तो रिजल्टेंट, क्या? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर सम लेते हैं। क्या लेते हैं? वेक्टर सम। एफ net force on the point P is F is equal to F1 plus F2 plus F3 plus so on plus Fn। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, कह रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर होगी तो क्या कंडीशन होगी, उसके लिए शर्त क्या होगी। कहें अगर ये बॉडी ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में होना चाह रही तो क्या शर्त होनी चाहिए? कहें इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं हम लोग। कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है यदि उस पर काम करने वाला नेट फोर्स 0 हो। कोई बॉडी रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म मोशन में होती है तो उसे इन इक्विलिब्रियम माना जाता है। क्या माना जाता है? इन इक्विलिब्रियम। तो टू बी इन इक्विलिब्रियम, टू बी इन इक्विलिब्रियम F मस्ट बी इक्वल टू 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी 0। नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। यानी उस पर काम कर रहे सारे फोर्सेस F1, F2, F3 प्लस ऐसे जितने फोर्सेस हैं सबका वेक्टर सम हो जाना चाहिए 0, है ना। इफ देयर आर ओनली 3 फोर्सेस, if there are only 3 forces, then F1 plus F2 plus F3 should be equal to 0। एंड F1 प्लस F2 को राइट साइड में ले जाएं तो आएगा F3
इज इक्वल टू माइनस, सब निगेटिव हो जाएंगे, इन ब्रैकेट लिखिएगा F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 बाहर दूसरी तरफ गया तो सामने पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया दोनों के सामने। मीन्स थर्ड फोर्स जो है रिमेनिंग टू फोर्सेस के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। ऐसा कि एक क्वेश्चन में भी मैंने आप लोग को जिक्र किया था, आज एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं तो उनमें से एक फोर्स रिमेनिंग टू फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। नेगेटिव साइन शोज दैट F3 इज अपोजिट टू F1 प्लस F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, ये अपोजिट होना चाहिए। इक्वलिटी शोज दैट देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। ये थर्ड फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। यानी अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से इनको आप जोड़ने की कोशिश करें तो इस तरीके से जो थर्ड फोर्स आएगा इसके जस्ट अपोजिट, इनका जो रिजल्टेंट आएगा कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल है ना, रिजल्टेंट थर्ड के जस्ट अपोजिट होगा, लेंथ में इक्वल होगा, कुछ ऐसी बात होगी। तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ओके, जितना राइट उतना लेफ्ट, नेट फोर्स 0। ओके, ये होना चाहिए। और एक बात और आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए, एक ही पॉइंट पे काम कर रहे तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होता है तो उनको पॉलीगॉन लॉ से अगर ऐड करने की कोशिश करें, यानी हेड टेल रूल से ऐड करने की कोशिश करें तो क्लोज ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोज ट्रायंगल। अब देखिए F1 को हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही जैसे था, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ F1 इज रिप्लेस्ड हियर। F2 को भी ड्रॉ किया जाए, ये देखिए हमने F2 को भी ड्रॉ कर दिया है ना। F1 और F2 को हम लोगों ने क्या किया? ड्रॉ कर दिया। और F3 को ड्रॉ करने की कोशिश की जाए तो ये देखिए F3 कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से इधर। तो F1 सॉरी ये तो था F2 और ये है F3। एक की हेड पर अगले की टेल, अगले की टेल हेड पे अगले की टेल रखते हुए हमने ड्रॉ कर दिया, तो फर्स्ट के टेल पे लास्ट वाले की हेड आ गई, अतः रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। मीन्स थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट यदि 0 है तो वो एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या बनाएंगे? क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो इनके इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है? थर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग टू फोर्सेस, टू द रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग टू फोर्सेस। ये तो नॉर्मल कंडीशन रही। या फिर ऐसे कह सकते हो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द कॉन्करेंट फोर्सेस मस्ट बी 0 टू बी ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ओके, अब इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। एक आता है लॉमीज थ्योरम। इसी बात को बताने के लिए हमें पढ़ना है लॉमीज थ्योरम। ये थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए एक थ्योरम है। माना कि तीन फोर्सेस है हमारे पास, एक है F1 और दूसरा है F2 और तीसरा है F3। ओके, F1 के सामने वाला यानी F2 और F3 के बीच का एंगल अल्फा और F1 और F3 के बीच का एंगल बीटा, F1 और F2 के बीच का एंगल गामा है। क्या? गामा। ओके स्टूडेंट्स,
इनको आप हेड टेल रूल से ऐड करने की कोशिश करिए तो ट्राइंगल बनेगा। बनाते हैं, F1 को ड्रॉ करते हैं पहले। ये देखिए हमने F1 को ड्रॉ कर दिया है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए। F2 को ड्रॉ करना है तो F1 के हेड पे F2 के टेल रखते हुए, मतलब ऐसे उठाइए और ले जाके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। ये हमने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ये हमने F2, ये F1, ये F2, और बिल्कुल ऐसे ही हम F3 को ले जाकर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, ये रहा हमारा F3। जरा थिंक कीजिए स्टूडेंट्स, इस F1 को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? मीन्स एंगल बिटवीन F1 एंड F2 हम लेने जा रहे हैं। F1 को आगे बढ़ाया तो F2 के साथ जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे ना एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो F1 एंड F2 के बीच का एंगल है गामा। क्या है? गामा। ऐसे ही हम अगर F2 को आगे बढ़ा लें तो एंगल बिटवीन F2 एंड F3, F2 एंड F3 एंगल जो है अल्फा है। क्या है? अल्फा। एंड ऐसे ही हम F3 को आगे बढ़ा लें, है ना, तो F3 और F1 के बीच का एंगल है बीटा, तो ये लिखा जाएगा बीटा। तो इस प्रकार से ये वाला एंगल होगा 180 माइनस बीटा, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस गामा, और ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा। इस ट्राइंगल को नेम अगर हम करें तो PQR। तो ट्राइंगल PQR में तीनों एंगल्स को हमने मेंशन कर दिया। ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा, और ये गामा है तो ये 180 माइनस गामा। अगर आपको इन सब में कोई बात नहीं समझ में आती तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, सारी बात समझ में आएगी। कभी कभार स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, रिवर्स करके देखिएगा, ज़्यादा कठिन कोई बात नहीं है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा हमने साइन रूल के बारे में आपको बताया था। किसके बारे में? साइन रूल के बारे में बताया था। क्या था? अकॉर्डिंग टू साइन रूल, ये फॉर ए ट्राइंगल ABC, ये देखिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं ABC। A के सामने की साइड को मैं A लिखा, B के सामने की साइड को मैंने B लिखा, C के सामने की साइड को हमने कैपिटल स्मॉल C लिखा, इधर कैपिटल C है। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ऐसा होता है। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू द साइन ऑफ, ये वाला साइन ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक का रेशियो जितना आएगा दूसरे वाले साइड और एंगल के साइन का रेशियो भी उतना ही आएगा, तीसरे वाले साइड और एंगल के साइन का रेशियो उतना ही आएगा। तीनों को आप आराम से इक्वल दिखा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये अकॉर्डिंग टू साइन रूल की बात आपको समझ में आई होगी। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देखिएगा यहाँ पे, देयरफॉर इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में 180 माइनस अल्फा के सामने का जो साइड है उसकी लेंथ F1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन F2 के सामने वाला जो ये है क्या बोलते हैं एंगल है 180 माइनस बीटा
इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन, F3 के सामने वाला एंगल है 180 माइनस गामा। ओके स्टूडेंट्स, according to sine rule this therefore in triangle PQR F1 अपॉन F1 के सामने वाला एंगल 180 माइनस अल्फा, F2 अपॉन सामने वाला एंगल 180 माइनस बीटा, F3 अपॉन सामने वाला एंगल 180 माइनस गामा। तो यहां से आप अगर आगे कैलकुलेट करें आपको मिलेगा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, आ जाएगा F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मैथमेटिकल टूल्स में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए जहां पे साइन 180 माइनस अल्फा था वहां पे साइन अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा था तो साइन बीटा, जहां पे साइन 180 माइनस गामा था वहां पे साइन गामा आ गया। ये हमको मिला। इसको पाने के लिए हमने नेसेसरी कंडीशन क्या यूज किया कि इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 देन दिस, है ना, F1 F2 और F3, F1 F2 F3 का वेक्टर सम यानी रिजल्टेंट 0 होगा, तब हमको ये ट्रायंगल मिलेगा, और ये ट्रायंगल मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल हमको ये मिलेगा और इससे ये मिल जाएगा, और इसी को लामीज थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे? देख रहे हैं, फोर्स और रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। फोर्स रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच का एंगल के साइन का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे कैसे? स्टेटमेंट कैसे बोल, लामीज थ्योरम कैसे बोलेंगे? कहेंगे 3 concurrent forces will be in equilibrium. 3 concurrent forces will be in equilibrium if the ratio of each force, the ratio of each force and sine of the angle between two remaining forces and sine of angle between two remaining forces is always constant, is always constant. Once again, 3 concurrent forces, concurrent बोलना जरूरी है, इससे पता चलेगा कि एक ही बॉडी पे काम करने वाले फोर्सेस है। रिजल्टेंट उन्हीं फोर्सेस का निकालते हैं जो एक ही बॉडी पे या एक ही पॉइंट पे काम करते हैं। 3 concurrent forces will be in equilibrium, if the ratio of each force and sine of the angle between remaining two forces is always constant. The ratio of each force to the sine of angle between remaining two forces is always constant. ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये कोई कठिन बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये और आसान लग गए। इसको अप्लाई करते हैं। हमने पहले आपको डेरिवेशन बताया है, फिर जाकर के थ्योरम बताया है। आप पहले थ्योरम लिख करके भी डेरिवेशन बाद में कर सकते हैं। डेरिवेशन वही है, आप ट्राइंगल बना दिए हैं, है ना। इफ F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 बोल करके ट्राइंगल बना देंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद साइन रूल अप्लाई करके डिराइव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन हमारा है कि ये माना कि एक रिजिड सपोर्ट है, इससे एक 2 मीटर का थ्रेड हैंग कराया गया है
2 मीटर का ट्रेन, उससे एक ब्लॉक को हैंग किया गया है जो 6 किलोग्राम का है। कितने का किलोग्राम का है? 6 किलोग्राम का है। कह रहे हैं कि ये कितने, इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। ओके स्टूडेंट्स, 2 मीटर है। कह रहे हैं इसके मिड पॉइंट कहां से? मिड पॉइंट से एक 50 न्यूटन का फोर्स, इसको फोर्स मत समझिएगा, वो तो बस सिर्फ हमने बताया है आपको। यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा करके ऐसे पुल किया जाता है। कह रहे अब बताइए इस थ्रेड का वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा। मीन्स अब ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपका वर्टिकल है, फोर्स लगाने की वजह से थ्रेड थोड़ी सी खींच करके इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लगा है 50 न्यूटन का, और यहां से ऐसे वर्टिकली हैंग कर रही होगी ये ब्लॉक 6 किलोग्राम की। ओके, आप इसको ऐसे 6G लिख सकते हैं। G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मिड पॉइंट पे है, अर्थात इधर का 1 मीटर है और इधर का भी 1 मीटर है। पूछ रहे हैं कि वर्टिकल के साथ एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा आपको बताना है, ये थीटा आपको बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। हाँ? इसको मैं 2 मेथड से आपको बताऊंगा, एक रिजॉल्व करने के मेथड से, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके सॉल्व करना, दूसरा मैं बताऊंगा आपको लॉमेज थ्योरम। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हमारा देखिए यहाँ पे जंक्शन पॉइंट एक ये बन रहा है, यहाँ पे 3 फोर्स काम करेंगे। यहाँ पे एक जो हम पुल कर रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा करके, वो तो काम कर ही रहा है। एक इधर काम कर रहा है, स्ट्रिंग भी पुल कर रही है। कोई भी स्ट्रिंग जहाँ पे बधी होती है वहां से अंदर की तरफ पुल करती है, तो स्ट्रिंग भी इसको, इस पॉइंट को पुल करके रखी है। जिस फोर्स से पुल करके रखी है उसे हम टेंशन बोला करते हैं, T1 लिख दे रहे हैं। और डाउनवर्ड स्ट्रिंग है तो ये भी पुल करके रखी है T2, दूसरे फोर्स T2 से। अच्छा, एक बात यहां पे देखिए, अगर ये T2 है, ये रस्सी जो है इसको, इस वाले ब्लॉक को भी ऊपर की तरफ पुल करके रखे है, तो ये ऊपर की तरफ एक स्ट्रिंग में हर जगह एक ही फोर्स काम करता है, अर्थात यहां T2 है तो यहां पर भी T2 ही लगेगा। ये ब्लॉक की बात हो गई। ओके, सारे फोर्सेस को हमने मेंशन कर दिया। आइए एंगल वगैरह को देखते हैं, यहां से वर्टिकल बनाते हैं। ये थीटा पर है, ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा है। तो टेंशन T1 वर्टिकल से थीटा पे है, बाकी सब फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल है या तो वर्टिकल है। कोशिश हम क्या करते हैं कि सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही रहें, नहीं है तो उनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया करते हैं। फिलहाल इसके बारे में भी हम देखते हैं। हम पहले इस ब्लॉक के केस देख लें। ब्लॉक पर यहां पे मैंने ब्लॉक को एक पॉइंट के रूप में मेंशन किया, इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। पॉइंट के रूप में हमने मेंशन किया। इस पर काम करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है 6G यानी 60 न्यूटन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 6 × 10 = 60 न्यूटन। 60 न्यूटन एक अपवर्ड फोर्स है जो कि टेंशन T2 है ना। अब ये हो गया इन इक्विलिब्रियम, ये क्या इसमें आ गया है? इन इक्विलिब्रियम। तो ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, हमने यहां पे जब स्ट्रिंग थी फोर्स लगाया तो मूव करना शुरू किया, यहां पे आकर के उसका मोशन रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। किसमें आ गया? इक्विलिब्रियम में। यानी तीनों फोर्सेस का सम T2, 50 और T1 का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। आइए लामीज थ्योरम से देखते हैं इसको। पहले तो हम T2 की वैल्यू निकाल लें। क्या ये भी रेस्ट में है? ये भी रेस्ट में, जितना फोर्स अपवर्ड लग रहा है उतना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। तो फॉर इक्विलिब्रियम T2 = 60 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60 न्यूटन आ गई, है ना। ओके, आइए यूजिंग लामीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, F1 / sin α = F2 /
साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। तो इस जंक्शन पे तीन फोर्सेस हैं T1, T2, T3। आइए इनके लिए लगाते हैं। F1 का काम मान लीजिए T1 कर रहा है, तो आ गया T1 अपॉन T1 के सामने वाला एंगल कितना है, T1 हो गया ना ये। तो इसके अलावा दो फोर्सेस ये हैं 50 और T2, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल 90 है। तो T1 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T2 दूसरा वाला फोर्स है, T2 के सामने वाला एंगल, T2 के सामने वाला एंगल का मतलब रिमेनिंग टू फोर्सेस। T2 को छोड़ दो तो 50 और T1 इनके बीच का एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू T3 मतलब थर्ड फोर्स 50 अपॉन ये 50 के सामने वाला एंगल, यानी 50 को छोड़ दो अगर तो दो फोर्स बच रहा है T1 और T2, इनके बीच का एंगल कितना है, ये देखिए ये वाला, तो 180 माइनस थीटा कितना है, अरे पूरा 180 में थीटा को माइनस कर देंगे तो बचेगा जो एंगल 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा। साफ दिखाई दे रहा है, पूरा स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल 180, थीटा निकाल देंगे जो बचेगा 180 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स T1 अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, T2 की वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ है, हमने निकाला, ये देखो। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। अभी आपको मैंने पिछले डेरिवेशन बताया था, ये याद कर लेना आप, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बस ये सिर्फ एक फार्मूला मात्र है, इसको याद कर लीजिए, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकल रूल्स में पढ़ा दिया गया तो बेटर है, आपने पढ़ा है तो बेटर है। तीनों ये सब के सब इक्वल है ना, हम इन दो की बात लेते हैं। साइन थीटा को लाके इधर मल्टीप्लाई, 60 को ले जाकर डिवाइड, साइन थीटा आएगा इधर ऊपर, तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 50 है, 60 आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, आया कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6, कितना आ गया 5/6, और आपका आंसर बन गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। और अगर आप इसकी वैल्यू एक्यूरेट निकालना चाहते हैं, लगभग 39 जो कुछ भी आएगा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो 5 में से डिवाइड कर पॉइंट में लेकर आएंगे, उसके बाद टेबल आती है, टेबल में आप देखेंगे तो आराम से इसकी वैल्यू को आप पा सकेंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी। कितना क्लियर हुआ, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉमिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है स्टूडेंट, समझ में आया, बोलो। ओके, ज्यादा कुछ नहीं रहा, फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस, ये करके आगे सॉल्व कर देना है। बस T2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे ये रूल लगाया, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इसको एक तरीके से और भी सॉल्व करते हैं। लॉमिस थ्योरम अगर ना लगाना चाहे तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना तो आपने कर लिया, ठीक, और अब आप एक काम करिए, T1 को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दीजिए। वेक्टर पढ़ा है आपने, जिधर का एंगल पता है उधर का कंपोनेंट कॉस में आता है, मतलब T1 कॉस थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये T1 साइन थीटा। जिधर का एंगल पता है उधर का कॉस, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन में आता है, तो आपने ऐसा कर दिया, T1 कॉस थीटा, T1 साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स जरा आप विचार कीजिए, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये जंक्शन इक्विलिब्रियम में है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2, और T2 की वैल्यू कितनी आई है 60, कितना आई है 60, क्वेश्चन नंबर 1। एंड T1 साइन थीटा एंड T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। डिवाइड कर दीजिए 2 में 1 से,
डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, तो आएगा क्या T1 साइन थीटा अपॉन T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 5/6, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। तो वही जो आंसर वहां पे मिला था वही आंसर आपको यहाँ मिल गया। दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे आप लामीज थ्योरम को यूज करके सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चन को, चाहे आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स 0 होता है। तो कंपोनेंट से आप कर रहे हैं टोटल अपवर्ड फोर्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल राइट फोर्स टू टोटल लेफ्ट फोर्स। ओके, 2 क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करिएगा, जो आता है ठीक, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।